नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर नजदीक आने वाला है और जून 19 में आपका पेपर है 2022 में। 2021 का प्रीलिम्स आपका आने वाला है और आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए सारांश आईसीएस अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। जैसा कि सत्यम सर ने आपके लिए आयोग की शुरुआत की है, उसी प्रकार से मैं आपके लिए यूनिट 9 का क्विक रिवीजन लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 9 का क्विक रिवीजन करेंगे और यूनिट 9 के सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं उनको कवर करेंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि आपको जो भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। पहले आपने जो भी आईसीटी पढ़ी होगी, जो भी यूनिट में पढ़ा होगा, उसमें जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के अलावा नए क्वेश्चंस को शामिल किया गया है और सभी पुस्तकों का मिक्सचर जो है मैंने निकाला है और आपके लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। इंफॉर्मेशन ये है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जो कि 199 रुपए में है। इसको आप परचेस कर सकते हैं और ये 21 मार्च 2022 से शुरू हो गई है, जिसमें 50 टेस्ट हैं टोटल, 26 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 10 यूनिट वाइज टेस्ट हैं और 14 एफएलटी आपके लिए हैं। ये जो टेस्ट हैं आपको प्राप्त होंगे हमारे ऐप पर। आप ऐप पर जाइएगा और विजयी भवा टेस्ट सीरीज जो कि आपके स्टोर पर अवेलेबल रहेगी, प्ले स्टोर से आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप के स्टोर में आप जब जाएंगे तो विजयी भवा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के नाम से आपको आ जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस बार का मेंस दे रहे हैं तो मेंस देने के लिए आपको मेंस मॉडल आंसर्स की जरूरत पड़ती है। आपको 75 टेस्ट के मॉडल आंसर्स जो हैं केवल 49 रुपीज में सारांश आईसीएस के ऐप पर उपलब्ध किए जाएंगे। उसके अलावा आपके लिए एमपीपीएससी की हिस्ट्री के नोट्स जो कि मेंस के हैं, टू द पॉइंट हैं, सिलेबस से रिलेटेड है और पूरे के पूरे जो हैं आपको विथ फॉर्मेटिंग है और 49 रुपीज में आपको जो है ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। और ये आपको रामबाण हिस्ट्री नोट्स के नाम से जो है हमारे ऐप पर उपलब्ध होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आपको सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो खुद है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, क्योंकि आपने सिलेबस देखा होगा यूनिट 9 का जो सिलेबस है उसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट और साइबर सुरक्षा जैसे टॉपिक दे रखे हैं। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, क्योंकि इस पूरी की पूरी यूनिट का नाम ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आयोग के द्वारा रखा गया है और इसी के कारण इसको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को पहले करना जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और इसका मैं आपको सबसे पहले क्या देता हूं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं। और रिवाइज क्विक होगा, इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं, इसकी विधियां कौन कौन सी हैं कि हम संचार किस तरीके से और किन विधियों के माध्यम से करते हैं। उसके अलावा मैं आपको संचार के प्रकार बताऊंगा, संचार हेतु प्रयुक्त साधनों को बताऊंगा और संचार प्रौद्योगिकी में कौन कौन से अवयव हैं वो प्रयोग किए जाते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हैं अपन, तो इसके अलावा हम इसके अनुप्रयोग देखेंगे कि भैया किस किस क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग किए जाते हैं और कैसे इसके अनुप्रयोग किए जाते हैं और इसके अलावा इसके क्या क्या लाभ है और इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां जो हैं वर्तमान में हमारे समक्ष मौजूद हैं। तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि भैया अपन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या है ये पढ़ेंगे, संचार के घटक देखेंगे, संचार की विधियां, संचार के प्रकार, संचार हेतु प्रयुक्त साधन और संचार प्रौद्योगिकी के अवयव के अलावा उसके अनुप्रयोग, लाभ, चुनौतियां, ये सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो मैं आपको सबसे पहले क्या बता देता हूं, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। देखिए होता क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जब आप बोलते हो, क्या बोलते हो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जब आप बोलते हो तो होता क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आप 3 शब्दों का यूज करते हो। पहला होता है सूचना,
दूसरा होता है संचार और तीसरा होता है प्रौद्योगिकी। आप तीन शब्दों का यूज करते हो तो सबसे पहले सूचना क्या होती है ये जानना जरूरी होती है। देखो होता क्या है, आपके मस्तिष्क में कोई भी विचार आया या कहीं से कोई भी डाटा आपने क्या किया, एकत्र किया। जब आपने डाटा एकत्र किया, कोई विचार आया, कोई सिद्धांत हुआ, उस सिद्धांत को क्या किया आपने, जब क्या किया स्टोर कर लिया, तो वो क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है। क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है। तो वो व्यक्ति जो अपने अंदर विचार ला रहा है, कोई तथ्य ला रहा है, वो क्या कहलाता है, सूचना कहलाती है। यहां पर देखिए कि सूचना क्या होती है, एक स्वप्न हो सकती है, एक विचार हो सकती है, एक सिद्धांत हो सकती है, या कोई तथ्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपके समक्ष जो है आपके पास होता है। अब ये जो सूचना होती है, ये जो सूचना आपके पास होती है, ये जो स्टोर करके आपने रखी है, इस सूचना को क्या करते हो आप लोग, अपने मित्रों को क्या करते हो, भेजते हो। जैसे मान ले एक व्यक्ति है और बी दूसरा व्यक्ति है, उसका मित्र है, तो इसके पास कोई सूचना है और इस सूचना को क्या करना है, बी के पास भेजना है। और बी के पास भेजने के लिए क्या चाहिए होगा भैया, बी के पास भेजने के लिए इसको कोई तकनीक चाहिए होगी, और ये जो प्रोसेस यूज करेगा इस प्रोसेस को बोलेंगे संचार, संचार बोलेंगे। तो देखो ए से बी को क्या करना है, सूचना भेजना है। तो ए से अगर बी को सूचना भेजेंगे तो ये सूचना भेजने की जो विधि है या विधा है, इसको क्या बोलेंगे, संचार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संचार बोलेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब होता क्या था, कम्युनिकेशन जो है पास्ट टाइम में अगर आप देखो, प्राचीन काल में कबूतरों के माध्यम से, गुप्तचरों के माध्यम से, या फिर पोस्टमैन के माध्यम से जो है क्या होता था, संचार होता था, यानी कि सूचना को भेजा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो संचार है वो क्या होने लगा, तकनीक के माध्यम से होने लगा और डिजिटल रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा। तो ये जो सूचना है, इससे पहले संचार को देखिए, तो संचार क्या होता है, सूचनाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जो विधि होती है या फिर विधा होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं संचार। तो सूचना क्या होती है, आपके मस्तिष्क के विचार, सिद्धांत, तथ्य, सारी चीजें क्या होती हैं, सूचना होती हैं, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान यानी गंतव्य तक पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। अब होता क्या है कि इस संचार को करने के लिए पहले कबूतरों का यूज होता था, उसके अलावा किसका यूज होता था, उसके अलावा अपन किसका यूज करते थे, उसके अलावा अपन यूज करते थे गुप्तचरों का, या फिर किसका यूज करते थे, पोस्टमैन का। अब ये हो रहा है डिजिटल तरीके से, डिजिटल तरीके से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके। जैसे आपने मोबाइल का यूज कर लिया, आपने लैपटॉप का यूज कर लिया, आपने टैबलेट का यूज कर लिया, या कोई अन्य उपकरण जो कि इलेक्ट्रॉनिक है उसका उपयोग करके अगर आप अपनी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज रहे हो, तो ये क्या कहलाती है, डिजिटल संचार कहलाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी तकनीक को बोलते हैं संचार प्रौद्योगिकी। तो संचार प्रौद्योगिकी आपको समझ आया, सूचना समझ आया, और संचार समझ आया, और संचार प्रौद्योगिकी भी समझ आया। तो ये तीनों आपको शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूचना को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल अगर देखे जाए तो मोबाइल और कंप्यूटर जो है इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, जिनको आप आज वर्तमान में बहुत बड़े तरीके पैमाने पर यूज करते हो। तो अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या था, आखिरकार ये क्या थी, तो इसको हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा प्रारंभ देखना पड़ेगा। तो इसका प्रारंभ देखने के लिए हम देखेंगे पहला पॉइंट, और पहले पॉइंट में एक व्यक्ति निकल कर आता है जिसका नाम है सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स वो व्यक्ति है जो प्रसारण सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। प्रसारण सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं सैमुअल मोर्स, और सैमुअल मोर्स प्रतिपादन करते हैं प्रसारण सिद्धांत का, और बोलते हैं कि किसी भी सूचना का प्रसार किया जा सकता है। यानी कि मान लो आप प्रसारण शब्द को समझो, प्रसारण का मतलब होता है एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों को सूचना भेजे। तो अब जब प्रसारण सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया तो हुआ क्या, इसी की अनुक्रिया के आधार पर क्या हुआ भैया, टेलीग्राफ का आविष्कार हो गया। और टेलीग्राफ का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया,
वो टेलीग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया डेविड एल्टर के द्वारा। तो डेविड एल्टर नामक व्यक्ति ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया। आपसे दो क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भैया प्रसारण सिद्धांत किसने दिया? तो प्रसारण सिद्धांत दिया सैमुअल मोर्स ने। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा भैया कि इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ की खोज की थी डेविड एल्टर ने। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है कि टेलीफोन की खोज हुई। देखो, एक व्यक्ति आया जिसका नाम है ग्राहम बेल। आप भी जानते हो ग्राहम बेल जो है टेलीफोन के खोज करता है। तो क्या करते हैं, ग्राहम बेल टेलीफोन की खोज कर लेते हैं और इसमें क्या होता है, सूचनाओं का संप्रेषण विद्युत चुंबकीय माध्यम से होने लगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सूचनाओं का संप्रेषण टेलीफोन में किस माध्यम से होता है, तो आप बताइएगा विद्युत चुंबकीय माध्यम से जो है सूचनाओं का संप्रेषण काय में होता है, टेलीफोन में होता है। और इसकी खोज किसने की है? तो ग्राहम बेल ने इसकी खोज की है। अच्छा, अब विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं उनको टेलीफोन के माध्यम से भेजा जाने लगा धीरे धीरे करके। कभी ध्वनि को भेजते थे, कभी चित्र, कभी वीडियो, कभी फाइल, या फिर बहुत सारी चीजें हो संप्रेषित की जाने लगी। तो ये जो प्रक्रिया है संप्रेषण कहलाने लगी और ये जो संचार है इसका विकास होने लगा। अब संचार जो है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को हमने समझा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पश्चात हमने क्या किया कि अब सूचना संचार प्रौद्योगिकी का विकास हमने थोड़ा सा देख लिया, क्योंकि विकास उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। इसके घटक, इसका माध्यम, इसके प्रकार, इस सब में रुचि ज्यादा रखनी चाहिए और यहीं से जो है एमपीपीएससी प्रश्न पूछेगा। तो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि संचार प्रौद्योगिकी के घटक क्या है। तो देखो, कोई भी काम होता है तो उसके लिए क्या होता है, कुछ घटकों की आवश्यकता होती है, कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। जो कंपोनेंट्स होते हैं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के, वो कौन कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संचार प्रौद्योगिकी के जो घटक हैं वो कितने हैं? तो आप बताइएगा 4 घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? तो आप याद रखिए, संदेश है पहला घटक, दूसरा घटक है प्रेषक, तीसरा घटक है माध्यम, चौथा घटक है प्राप्तकर्ता। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, होता क्या है कि आप जो है अपने अंदर विचार लाते हो, इसे क्या बोलते हो? सूचना बोलते हो। बोलते हो आपके अंदर, यानी कि दिमाग में जो भी विचार, सिद्धांत या तथ्य हैं वो क्या कहलाएंगे? सूचना कहलाएंगे। और ये जो सूचना है, अगर आप इसको क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर दो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर दो, तो ये कहलाने लगती है सिग्नल। क्या कहलाने लगती है? सिग्नल। और इसी को क्या बोल देते हैं हम? संदेश भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संदेश भी बोल देते हैं। तो ये जो संदेश है ये पहला घटक हो जाएगा। ठीक है, अब संदेश क्या होगा? ए ने भेजा है और बी को भेजना है। क्या भेजना है? एक ए ने भेजा है और बी को भेजना है। तो ये जो हो जाएगा वो प्रेषक हो जाएगा। क्या कौन हो जाएगा? प्रेषक हो जाएगा, यानी कि भेजने वाला हो जाएगा। और बी जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? प्राप्तकर्ता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्राप्तकर्ता हो जाएगा। और किस माध्यम से भेजा गया? तो आप देखा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो ये क्या कहलाएगा? ये माध्यम कहलाएगा। तो कितने घटक हो जाएंगे इसके? संचार प्रौद्योगिकी के 4 घटक हो जाएंगे। पहला हो जाएगा संदेश, दूसरा हो जाएगा प्रेषक, तीसरा हो जाएगा प्राप्तकर्ता और चौथा हो जाएगा माध्यम। इस प्रकार से जो है आपके 4 प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी के जो हैं वो क्या हो जाएंगे? घटक हो जाएंगे। पहला देखेंगे संदेश हो जाएगा। वह डाटा या सूचना जो भेजी जाती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है संदेश। जैसे कि आप कोई ऑडियो भेजो या कोई वीडियो भेजो या कोई चित्र भेजो या कोई फाइल भेजो, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी कहलाएंगे संदेश। अब अगली बात कि भैया प्रेषक कौन होता है? तो वह व्यक्ति होता है जो कि सूचना को क्या करता है? भेजता है। फिर उसके बाद माध्यम क्या होता है? तो जिस रूप में हम संदेश को भेजते हैं उसे क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। पहले क्या होता था? पेपर के माध्यम से, यानी कि चिट्ठी के माध्यम से भेजते थे। आज भी भेजते हैं हम, पोस्टमैन जिसको पहुंचाता है। उसके अलावा अब क्या करने लगे हैं? अब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने लगे हैं, जिसे क्या बोल देते हैं भैया? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया पत्र या संदेश बोल देते हैं। आप ईमेल सामान्यतः इसको बोलते हो। इसके बाद देखेंगे प्राप्तकर्ता। तो जिस
जिसको संदेश प्राप्त होता है वो कहलाता है प्राप्तकर्ता। तो 4 घटक आपको समझ में आए संचार प्रौद्योगिकी के, संदेश प्रेषक, माध्यम और प्राप्तकर्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि संचार प्रौद्योगिकी में कुछ अवयव होते हैं, इनका यूज करके जो है संचार प्रौद्योगिकी को अंजाम दिया जाता है। देखिए आपको मैं बता देता हूं होता कैसा है, तो ये आपको मिटा दूं और आपको बता दूं कि भैया संचार प्रौद्योगिकी को हम अंजाम कैसे देते हैं। तो देखिए यहां पे ए है जो क्या करेगा, बी को सूचना भेजेगा, यानी कि संचार स्थापित करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। अब इसको क्या चाहिए, एक चाहिए ट्रांसमीटर। क्या चाहिए, ट्रांसमीटर चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई भी सूचना है लेकिन उस सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करना है ताकि उसे भेजा जा सके बी के पास। तो बी के पास भेजने के लिए एक ऐसा उपकरण चाहिए जो कि उस सूचना को किस रूप में परिवर्तित कर सके, उस सूचना को जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में या फिर ऐसे रूप में परिवर्तित कर सके ताकि उसका उपयोग ए आसानी से कर पाए। तो ट्रांसमीटर ये एक उपकरण हो जाएगा जिसका यूज किया जाता है। अब ये जो है उसका यूज करेगा और क्या करेगा भैया, इस पे भेजेगा बी को। तो बी के पास क्या चाहिए, इस इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो चीज प्राप्त हुई है, क्योंकि ट्रांसमीटर ने क्या किया है, जो सूचना है उसे परिवर्तित कर दिया है किसी भी माध्यम में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आप जान लीजिए या प्रकाश के माध्यम में, किसी माध्यम में परिवर्तित कर सकता है, फोटोन के माध्यम में। तो मान लीजिए आपको कि ट्रांसमीटर ने क्या किया है, सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्रांसफर कर जो है परिवर्तित कर दिया है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसने परिवर्तित किया तो बी के पास पहुंचाया। अब बी इलेक्ट्रॉनिक रूप में तो उसे पढ़ नहीं पाएगा। बी को क्या चाहिए, कोई ऐसा उपकरण चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को दोबारा से समझने योग्य बना दे ताकि उसे समझ पाए कि ए ने भेजा क्या है। नहीं तो पता चला ए ने भेजा हाय और वहां पे कुछ और ही समझ में आ रहा है। तो बी के पास जो उपकरण यूज होगा उसे बोलेंगे रिसीवर। क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे। तो 2 उपकरण हो गए, रिसीवर हो गया और ट्रांसमीटर हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो चीज यूज होगी उसे बोलेंगे संचार चैनल। क्या बोलेंगे, संचार चैनल। ठीक है, तो संचार चैनल यूज होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, 3 अवयव या 3 कंपोनेंट हो जाएंगे किसके, संचार प्रौद्योगिकी के, जिनके माध्यम से किया जाता है भैया, इनके माध्यम से जो है संचार प्रणाली के अवयव के माध्यम से जो है संचार कर पाते हैं। जैसे कि ट्रांसमीटर पहला है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका कार्य होता है संदेश को परिवर्तित करना ताकि चैनल के माध्यम से उसे आसानी से संप्रेषित यानी कि भेजा जा सके। ठीक है, अब उसके बाद सूचना के स्रोत से प्राप्त संदेशों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने का मेनली काम किसका होता है, ये जो काम होता है वो होता है ट्रांसमीटर का, मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद मैंने दूसरा बताया था रिसीवर, कि संकेत जो प्राप्त हुए हैं यानी कि सिग्नल जो आपको प्राप्त हुए हैं या संदेश जो आपको प्राप्त हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रूप में, उसको डिकोड करना और इच्छित संदेश, ये इच्छित संदेश है, तो इच्छित संदेश उपलब्ध कराने का काम करना। और उसमें से उस संदेश में क्या होता है, कभी कभी शोर आ जाता है, तो उस शोर को अलग करना किसका काम होता है, रिसीवर का काम होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया शोर को अलग करने का काम क्या होता है संकेतों में से, तो वो किसका काम होता है, तो वो होता है रिसीवर का। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, वो होता है आपके ट्रांसमीटर का। अब देखते हैं संचार चैनल, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में जोड़ने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, वो संचार चैनल कहलाता है। ये तार युक्त भी हो सकता है और तार रहित भी हो सकता है, दोनों प्रकार का ये हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है संचार चैनल, ये आपको पता चल गया। चलिए अब देखते हैं संचार के प्रकार। तो संचार के जो प्रकार होते हैं वो आप देखते हैं, तो संचार के प्रकार जो हैं वो 2 प्रकार के दिखाई देते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे, कि होता क्या है, आप जो संचार करते हो यानी कि जो सूचना भेजते हो, तो 2 तरीके से भेज सकते हो। पहला तरीका जो है वो है, एक व्यक्ति जो है ए, वो अपने दूसरे व्यक्ति को भेज रहा है यानी कि मित्र को भेज रहा है। ये तो हो गया कौन सा, पहला प्रकार। इसमें क्या हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेज रहा है यानी कि पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है। ठीक है,
फिर उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाता है, दूसरा हो जाता है प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें ए जो है, ए नहीं, इसकी जगह पे अपन ले लेते हैं एक्स। एक्स जो है वो क्या कर रहा है, वो बहुत सारे लोगों को जब अपनी सूचना भेज रहा है तो वो क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग यानी कि प्रसारण कहलाता है। तो संचार के कितने प्रकार हो जाएंगे, संचार के दो प्रकार हो जाएंगे। पहला प्रकार हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट वाला, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रसारण यानी कि ब्रॉडकास्टिंग। तो पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, जिसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के मध्य ही संपन्न हो, वो संचार क्या कहलाता है, पॉइंट टू पॉइंट संचार कहलाता है। जैसे आप अपने दोस्त को क्या करते हो, फोन लगाते हो और कोई और व्यक्ति उसको उस आवाज को नहीं सुन पाता जो आप बात कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं मोबाइल संचार, और यही संचार किसका एग्जाम्पल कहलाता है, पॉइंट टू पॉइंट का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोबाइल संचार किसका एक प्रकार है, पॉइंट टू पॉइंट, प्रसारण, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप उत्तर दे दीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद बता दीजिए कि प्रसारण, अगर आपसे पूछा जाए टेलीविजन, आप घर में टीवी देखते हो तो एक ही नाटक जो है वो प्रत्येक टीवी में आ रहा होता है, अगर सेम चैनल आपके घर में चल रहा हो। हालांकि आईपीएल चल रहा होता है तो उस टाइम पे बड़ी लड़ाइयां होती हैं, पुरुष जो है वो आईपीएल देखना चाहते हैं और महिलाएं जो है वो क्या देखना चाहती हैं, वो अपना सास बहू का सीरियल देखना चाहती हैं। इसके कारण क्या हो जाती है, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो टेलीविजन जो है वो आप याद रखिएगा किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रॉडकास्टिंग का यानी कि प्रसारण का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि संचार की कुछ विधियां हैं। संचार की कुछ विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं ये आप देख सकते हो। तो 3 विधियां मेनली आपको पता चलेंगी। देखिए आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू पहले दे देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, फिर उसके बाद पीपीटी जो है आपको पेश करूंगा तो पता चल जाएगा। आपको अगर ऐसा तरीका पसंद आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है, आप पीपीटी को पहले नहीं पढ़ते, और पीपीटी को पहले नहीं पढ़ते तो आगे जो चीज मैं बता रहा होता हूं वो सीधे माइंड में स्टक करती है, और माइंड में स्टक करती है तो जल्दी याद हो जाती है। तो मैंने क्या बताया, संचार की कुछ विधियां होती हैं। क्या होती हैं, कुछ विधियां होती हैं, और मेनली 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं। पहली होती है ड्यूप्लेक्स विधि। कौन सी विधि होती है, ये होती है ड्यूप्लेक्स विधि, हाफ ड्यूप्लेक्स विधि। ठीक है, पहले सिंप्लेक्स बताता हूं आपको। सिंप्लेक्स विधि, सिंप्लेक्स विधि क्या होती है भैया, एक ऐसी विधि होती है जिसमें केवल और केवल एक व्यक्ति बोलेगा और बाकी सब सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। जैसे आप मान लीजिए टेलीविजन, टेलीविजन में क्या होता है, टेलीविजन में सामने वाले व्यक्ति जो है, जो चैनल चलाने वाला है, वो चैनल को चला रहा होता है। आप क्या करते हो, आप केवल उसको सुन सकते हो, आप उसके विपरीत में आंसर नहीं कर सकते हो। तो ये एक ही तरफ से होता है, दोनों तरफ से नहीं होता है, इसे बोलते हैं सिंप्लेक्स विधि। वही होती है एक अर्ध ड्यूप्लेक्स विधि, अर्ध ड्यूप्लेक्स विधि, हाफ ड्यूप्लेक्स विधि बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो अर्ध ड्यूप्लेक्स विधि होती है, इसमें क्या होता है, तो आप याद कीजिए वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, यहां पे हमला हुआ है, ओवर, फिर उसके बाद अगला व्यक्ति बोलता है हम आपके लिए सेना भेज रहे हैं, ओवर। तो यहां पे जो ओवर बोल रहे होते हैं वो क्यों बोल रहे होते हैं, आप याद कीजिए, वो इसलिए बोल रहे होते हैं कि मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, अब आप अपनी बात बोलिए क्योंकि मेरी बात कंप्लीट हो गई है। और वॉकी टॉकी जो है वो अनुमति देता है अर्ध ड्यूप्लेक्स की, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी जो है वो एग्जाम्पल है अर्ध ड्यूप्लेक्स का। इसका मतलब क्या है कि एक बार में एक ही तरफ से बोला जा सकता है, दूसरी तरफ से नहीं बोला जा सकता है, इसलिए ओवर बोला जाता है। और जब पूरी बात खत्म हो जाती है तो कोई टाटा बाय बाय नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओवर एंड आउट बोला जाता है, ओवर एंड आउट बोला जाता है, यानी कि टाटा बाय बाय, बात खत्म हो गई। उसके बाद एक और विधि होती है जो होती है पूर्ण ड्यूप्लेक्स विधि। कौन सी विधि होती है, पूर्ण ड्यूप्लेक्स विधि होती है। और इस पूर्ण ड्यूप्लेक्स विधि में होता क्या है, इसमें दोनों तरफ से, जैसे आपके फोन से हेलो क्या कर रहे हो, उधर से आवाज आई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो ये बताओ। तो ये जो तकनीक है वो पूर्ण ड्यूप्लेक्स है, यानी कि टेलीफोन यूज कर लो या फिर मोबाइल यूज कर लो,
ठीक है, तो ये क्या है भैया, ये पूर्ण ड्यूप्लेक्स है जिसमें दोनों तरफ से संचार हो सकता है और बराबर हो सकता है, एक ही समय में हो सकता है। तो संचार की तीन विधियां आपको दिखी, सिंप्लेक्स विधि, अर्ध ड्यूप्लेक्स विधि और पूर्ण ड्यूप्लेक्स विधि। पहली संचार की सिंप्लेक्स विधि, डाटा और सूचनाओं का केवल एक ही दिशा में प्रसारण होता है, यानी कि संचार होता है, और सूचना में डाटा को प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं होता है। देखो कभी कभी क्या होता है सिंप्लेक्स विधि में, आपको जैसे देखिए घर में आप डिश टीवी लगाते हो तो उसमें चैनल मैच करवाते हो आप, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको वो इंफॉर्मेशन या सूचना का जो प्रसारण हो रहा है वो प्राप्त ही हो, कभी कभी क्या होता है कि आपको नहीं भी प्राप्त हो सकता है, तो ये कभी कभी इसमें दिक्कत आती है सिंप्लेक्स विधि में। जैसे उदाहरण के लिए देखिए रेडियो और टीवी का प्रसारण, आपको रेडियो के सिग्नल हर जगह मिल जाएं, हर जगह आपको 88.2 एफएम या फिर 98.3 एफएम सुनने को मिल जाए, जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से होता है। अब अर्ध ड्यूप्लेक्स क्या होती है, डाटा और सूचनाओं का प्रसारण दोनों दिशा में हो सकता है, लेकिन एक बार में एक ही दिशा में संचार संभव होता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया है वॉकी टॉकी। फिर उसके बाद देखते हैं पूर्ण ड्यूप्लेक्स विधि, जो आपको मैंने टेलीफोन बताई है, जिसमें डाटा एवं सूचनाओं का जो है प्रसारण संचार दोनों दिशाओं में होता है और संप्रेषण सूचनाएं जो है तत्काल प्राप्त हो जाती हैं, जैसे टेलीफोन के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको आगे पता चलेगा कि संचार हेतु प्रयुक्त सिग्नल कौन कौन से होते हैं। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होती है, हमारे पास बहुत सारी क्या होती है, सूचना होती है। अब सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। गंतव्य स्थान तक भेजने की विधि संचार कहलाती है। अब संचार करने के लिए हमारे पास जो सूचना है उसको ऐसे ही तो भेज नहीं सकते कि मैंने बोल दिया आपने सुन लिया। आप जो सूचना प्राप्त करोगे वो भेजने के लिए मुझे इसको कुछ रूप में परिवर्तित करना होगा। जैसे मान लो मैं इसको परिवर्तित करूं इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ठीक है, मैं इसको परिवर्तित कर दूं प्रकाश के रूप में, मैं इसको परिवर्तित कर दूं फोटोन के रूप में, मैं इसको परिवर्तित कर दूं इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो मैं इसको किसी भी रूप में जो है परिवर्तित कर सकता हूं सूचना को, और फिर उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे भेज सकता हूं, और भेजने के पश्चात ये जो है प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो सूचना भेजने के लिए जो प्रयुक्त होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में मैंने इसको परिवर्तित कर दिया सूचना को, तो सूचना का जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित रूप है वो क्या कहलाता है, सिग्नल कहलाता है। क्या कहलाता है, सिग्नल कहलाता है। तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि संचार हेतु प्रयुक्त जो सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं। तो विद्युत रूप में बदली गई सूचना जो प्रेषक के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है, सिग्नल कहलाती है। यानी कि आपके पास जो सूचना है जिसको आपने इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर दिया, विद्युत रूप में परिवर्तित कर दिया, वो क्या कहलाने लगी, सिग्नल कहलाने लगी। तो आप क्या करते हो, सिग्नल बनाते हो, और सिग्नल दो प्रकार से बन सकते हैं। पहले बन सकते हैं एनालॉग सिग्नल, दूसरे बन सकते हैं डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं ये देखेंगे, और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं ये भी देखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सूचना का विद्युत रूप में परिवर्तित जो होता है वो क्या कहलाता है, तो आप आंसर कीजिएगा सिग्नल कहलाता है। सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं आप बताइएगा, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, यानी कि दो प्रकार के सिग्नल जो है वो होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल अगर आप देखोगे तो उसमें देखोगे कि ये संकेत जो है सतत रूप से देते हैं। इसमें जो संकेत होते हैं वो सतत रूप से जाते हैं, और इसमें क्या होता है, एनालॉग सिग्नल में लगातार वोल्टेज या धारा में परिवर्तन होता रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से सिग्नल होते हैं जिनमें लगातार धारा या वोल्टेज में परिवर्तन होता रहता है, तो आप याद कर लीजिए कि एनालॉग सिग्नल में हमेशा धारा या वोल्टेज में परिवर्तन होता रहता है, और ये संकेत परिवर्तित होकर सतत रूप से जो है गति करते रहते हैं, और इसका निश्चित समय में निश्चित मान होता है। क्वेश्चन 3 बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि एनालॉग सिग्नल कौन से, मतलब एनालॉग सिग्नल जो है उनका परिवर्तन होता रहता है, पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वोल्टेज या धारा का परिवर्तन किस में होता रहता है, तो एनालॉग सिग्नल में होता रहता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सतत रूप से चलने वाले जो संकेत होते हैं वो कौन से होते हैं, तो एनालॉग सिग्नल होते हैं।
और अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका निश्चित समय पर निश्चित मान होता है, वो कौन से सिग्नल होते हैं, तो आप याद कर लीजिए कि एनालॉग सिग्नल का निश्चित समय पर निश्चित मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल जैसे आपके मानव की आवाज है या माइक्रोफोन है। देखो जैसे मैंने कोई चीज बोली और बोली वो चीज क्या कह रहा है कि मानव की आवाज है, मैंने जो चीज बोली है वो एनालॉग सिग्नल है। क्यों? क्योंकि मेरे मस्तिष्क में सूचना थी और मैंने जो बोला है वो क्या है भैया, संप्रेषण है उसका। तो संप्रेषण करने के लिए मैंने उस सूचना को क्या किया है, ध्वनि में परिवर्तित किया है, और ध्वनि को क्या बोलेंगे भैया, एनालॉग सिग्नल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्वनि को क्या बोल देंगे, एनालॉग सिग्नल बोल देंगे। ध्वनि को एनालॉग सिग्नल, यानी कि मानव की आवाज को क्या बोल देंगे, एनालॉग सिग्नल बोल देंगे। अब एनालॉग सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट कौन करता है, तो आपको पता है माइक्रोफोन ये काम करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई बार कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि माइक्रोफोन क्या कार्य करता है, तो ये ध्वनि संकेतों को विद्युत में परिवर्तित करने का काम करता है माइक्रोफोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे कि भैया डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो सतत रूप से गति कर देते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो बाइनरी पद्धति पर आधारित होते हैं। और आपको पता है कि बाइनरी पद्धति है जो कि 0 और 1 पर कार्य करती है। किस पर काम करती है? 0 और 1 पर काम करती है। चलिए देखते हैं कैसे काम करती है। तो 0 जो होता है वो निम्न वोल्टेज की धारा को प्रदर्शित करता है, जबकि 1 जो होता है वो उच्च वोल्टेज की धारा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से डिजिटल सिग्नल काम करते हैं। डिजिटल सिग्नल 0 और 1 पर काम करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिजिटल सिग्नल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बता दीजिएगा। डिजिटल घड़ी हो सकती है, कैलकुलेटर हो सकता है, या फिर डिजिटल उपकरण हो सकते हैं, कोई भी जो एलसीडी है, एलईडी है, ठीक है, वो हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। आप एक नोट करके मैंने चीज आपके लिए लिखी है, वो क्या लिखी है कि डिजिटल संचार में बाइनरी कोडिंग के अतिरिक्त अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है वो भी सार्वजनिक रूप से प्रचलित है। और डिजिटल कोड है ये एक तरीके का, और संख्याओं और अक्षरों का निश्चित लक्षणों में रिपोर्ट। देखो होता क्या है कि डिजिटल सिग्नल में बाइनरी के अलावा एक और चीज सार्वजनिक रूप से प्रचलित है, उसका नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये जो क्या करती है, संख्याओं और अक्षरों और किसका निश्चित लक्षणों को निरूपित करके प्रयुक्त की जाती है, ताकि क्या किया जा सके, डिजिटल सिग्नल जैसे ही सिग्नल जो है बनाए जा सके। तो इस प्रकार से सिग्नल जो है वो कितने प्रकार के हो जाते हैं, सिग्नल 2 प्रकार के हो जाते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। सिग्नल क्या कार्य करते हैं, तो भैया आपके संप्रेषण में हेल्पफुल होते हैं सिग्नल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इनके उपयोग क्या होते हैं सिग्नल के, तो आपको पता है वस्तुओं की गणना करने में इनका उपयोग करते हैं, समय के मापन में, ताप के मापन में, रासायनिक अन्वेषण में, रेडियो सक्रिय पदार्थों की खोज में, कई चीजों में सिग्नल्स का उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो एक नोट करके और मैं माफ कीजिएगा दोस्तों, तो एक और नोट करके आपके लिए मैंने डिजिटल तथा एनालॉग दोनों तरीके के ही सिग्नल जो हैं वो संचारित किए हैं। देखो होता क्या है, दोनों तरीकों का जो सिग्नल होते हैं, जैसे डिजिटल सिग्नल हो या फिर एनालॉग सिग्नल हो, दोनों तरीके के सिग्नल हो, तो उन सिग्नलों का सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना जो अर्धचालक होता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा जो है जो संप्रेषण है वो संभव हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई मोबाइल है और उस मोबाइल में कोई सिग्नल है, तो वो सिग्नल क्रिएट क्यों हो पा रहा है या फिर भेज क्यों पा रहे हैं, तो उस सिग्नल को क्रिएट करने के लिए आपके मोबाइल में जो है वो क्या बनी होती है, एक अर्धचालक की बनी हुई एक चिप बनी होती है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी हुई होती है मेनली, और इसी के माध्यम से जो सिग्नल है उसका क्या कर सकते हैं, अपन संचार कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। तो चलिए बैंडविड्थ क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए होता क्या है, सिग्नल होते हैं, ठीक है, तो सिग्नल जो होते हैं ना, सिग्नल को भेजना पड़ता है।
अब भेजने के लिए क्या होती है, एक परास होती है, यानी कि एक आवृत्ति की परास होती है, बैंडविड्थ होती है, इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। कि कोई भी उपकरण जो होता है ना, इस सिग्नल को भेजने के लिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई डिजिटल सिग्नल है। अब जो डिजिटल सिग्नल है उसको क्या करना है, मुझे भेजना है। तो डिजिटल सिग्नल जब मुझे भेजना है तो कोई ना कोई तरंग का यूज करना पड़ेगा, और उस तरंग के माध्यम से जो है मैं क्या करूंगा, सिग्नल को भेज पाऊंगा। तो और आप याद रखिए कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तरंग एक ऊर्जा का ही रूप होता है, ऊर्जा का ही रूप क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। और तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं यांत्रिक तरंगे और एक होती हैं अयांत्रिक तरंगे। ठीक है, तो दो प्रकार की तरंगे होती हैं, एक अयांत्रिक तरंगे, एक अयांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे होती हैं उनका यूज तो हम नहीं करते, लेकिन अयांत्रिक तरंगों का हम यूज करते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे भी बोलते हो। तो ये जो तरंगे हैं उनका उपयोग करके ही जो आपने सिग्नल परिवर्तित किया है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप भेज सकते हो। तो भेजने के लिए क्या करेंगे भैया, आपको उस उपकरण में क्या करना पड़ेगा, कोई चीज ऐसा उपकरण बनाना पड़ेगा जो उस जो तरंग है उसका यूज कर पाए। तो आप क्या करोगे भैया, ऐसे उपकरण बनाओगे। तो प्रत्येक उपकरण एक ही तरंग का यूज करे ये तो जरूरी है नहीं, अलग अलग उपकरण, हर एक उपकरण क्या करता है, अलग अलग तरंग का यूज कर सकता है। अब मेनली कौन सी तरंग का यूज करेगा, मेनली ये तरंग का यूज करेगा रेडियो तरंगों का। कौन सी तरंगों का यूज करेगा, रेडियो वेव्स का। तो रेडियो वेव्स का जब यूज करेगा तो रेडियो वेव्स की जो परास होती है यानी कि आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति की परास वो भिन्न भिन्न होती है, बहुत अलग होती है। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं वो उपकरण में यूज करें तो हम आवृत्ति परास पर कार्य करने के लिए जो उपकरण बनाए गए हैं उन पर जिन रेडियो वेव्स का यूज किया जाएगा उन्हें बोलेंगे बैंडविड्थ। यानी कि कोई भी उपकरण जो है वो विभिन्न आवृत्ति परास पर कार्य करता है, और जिस आवृत्ति परास पर वो कार्य करता है वो उसकी क्या कहलाती है, बैंडविड्थ कहलाती है। और प्रत्येक सिग्नल की आवृत्ति परास भिन्न भिन्न होती है, मैंने बताया आपको। जैसे टीवी के सिग्नल की अगर देखा जाए तो 175 से 215 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। वहीं एफएम की देखा जाए तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होती है। एएम की देखा जाए तो 0.5 से लेकर 0.1.5 मेगाहर्ट्ज तक होती है। वहीं देखा जाए सेल फोन की तो 800 से 900 और 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज तक होती है। और वहीं अगर वाईफाई का देखा जाए तो 2.4 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और ये आपको याद रखने वाली चीज है, आप एक बार इसको मेमोराइज कर लीजिए आपके दिमाग में कि टीवी, एफएम, एएम और सेल फोन और वाईफाई की जो है वो क्या होती है, और एक स्क्रीनशॉट जो है आप इसका ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि बैंडविड्थ जो होती है वो क्या होती है, और ये बैंडविड्थ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको पता चलेगा कि संचार हेतु जो प्रयुक्त तरंगे होती हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था, बार बार आपसे बोल रहा था कि आपके पास कोई सिग्नल है और उस सिग्नल को मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर भेजना है। देखो, सूचना का इलेक्ट्रॉनिक रूप क्या कहलाता है, सिग्नल कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप क्या कहलाता है, सिग्नल कहलाता है। सूचना का इलेक्ट्रॉनिक रूप सिग्नल कहलाता है। अब इस सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए तरंग का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, तरंग का यूज करना पड़ेगा। तो विभिन्न प्रकार की तरंगे यूज की जाती हैं, मेनली रेडियो तरंगे जो मैंने आपको बताई थी वही इस स्लाइड में आपको बताऊंगा कि संचार हेतु प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती हैं। तो आप देखिए भैया कि तरंगों का यूज करेंगे और प्रत्येक उपकरण क्या करता है, वह इसी तरंगों का यूज करके जो है संचार को संभव बनाता है। चलिए देखिए, तो संचार हेतु प्रयुक्त तरंगे कौन सी है, तो मुख्यतः रेडियो तरंगे प्रयुक्त होती है, जो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि अयांत्रिक तरंगे हैं।
मैंने आपको बताया कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक एक अयांत्रिक। जो अयांत्रिक तरंगें होती है वो यूज नहीं करते, आप अयांत्रिक यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे भी जिन्हें बोला जाता है उनका यूज करते हैं। और ये एक प्रकार, इनके अंतर्गत जो तरंगे के उदाहरण आते हैं, जैसे आपको गामा रेज हो जाएगी, इंफ्रारेड रेज हो जाएंगी, बहुत सारी रेज हो जाएंगी। तो आप मेनली रेडियो वेव्स का जो है यूज करते हो, कभी कभी माइक्रोवेव का भी आप यूज करते हो। तो संचरण तीन प्रकार से होता है रेडियो वेव्स का। देखिए, जो रेडियो वेव्स आपके पास हैं, मेरे पास कोई सूचना है, एक बार फिर से बताता हूं आपको ब्लैंक पेज में, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से और आपके दिमाग में जो खिचड़ी है वो ना बने। तो पहले मैं आपको बताऊं सूचना। आपके पास एक सूचना है, यानी कि आपके मस्तिष्क का कोई विचार, कोई संदेश, कोई सिद्धांत, कोई तथ्य, जो भी चीज आपके पास है वो सूचना है। आपने इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर दिया। किस रूप में परिवर्तित कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया तो ये कहलाने लगा सिग्नल। क्या कहलाने लगा, सिग्नल कहलाने लगा, सिग्नल। ठीक है, तो सिग्नल कहलाने लगा। अब जब सिग्नल बन गया ये, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो मैंने एक तरंग ली और उस तरंग में क्या किया, इसको भेजा। ठीक है, तो इस तरंग को मैंने पकड़ा और इस तरंग पे रख दिया मैंने सिग्नल, ले बेटा तू जा और तू अब क्या कर, इस तरंग के साथ जो है, इस तरंग के साथ जो है वो क्या कर, तू यहां से यानी कि ए से कहां पहुंच जा, बी पर पहुंच जा। मैंने ये इसको बोला, किसको, सिग्नल को। सिग्नल क्या है, सूचना ही है, इनडायरेक्टली बोला जाए तो अब ए से बी तक पहुंचाने के लिए मैंने इस तरंग का यूज किया। तरंग का, कौन सी तरंग का यूज किया, तो रेडियो तरंग का मैंने यूज कर लिया। कौन सी तरंग का यूज कर लिया, रेडियो तरंग का यूज कर लिया। तो अब मैंने रेडियो तरंग का यूज किया है और ये जो रेडियो तरंग है वो अब यहां से मटकते 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 बी तक पहुंचेगी। किसके माध्यम से, ट्रांसमीटर के माध्यम से भेजी। और यहाँ पे संचार चैनल है, संचार चैनल जो है मटकते 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 इसको क्या कर रहा है, वो पहुंचा रहा है कहां पर, वो पहुंचा रहा है बी तक। अब ध्यान से देखिएगा, तो अब जब एक बार और दिखा दूं आपको, तो अब जब यहां से यहां जब बी तक जा रही है ये तरंग, तो ये गति करेगी तीन तरीकों से। कितने तरीकों से गति करेगी, तीन तरीकों से गति कर सकती है, जो आपको आगे मैं बता रहा हूं कि संचार हेतु प्रयुक्त तरंग तीन प्रकार से संचरण यानी कि गति कर सकती हैं। संचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो तीन प्रकार से कर सकती हैं। एक होती है भूतरंग संचरण यानी कि ग्राउंड वेव्स के फॉर्म में, दूसरा होता है आकाश तरंग संचरण यानी कि स्काई वेव्स के फॉर्म में, और तीसरा होता है अंतरिक्ष तरंग संचरण यानी कि स्पेस वेव्स के रूप में। इन तीन रूपों में जो है वो संचरण कर सकती हैं। आप देखोगे भूतरंग संचरण कैसे होता है, यानी कि तरंगे भूतरंगों के रूप में कैसे, यानी कि धरती जैसी तरंगों के रूप में कैसे गति करती हैं। तो क्या होता है, ये कम आवृत्ति के सिग्नल को अपने पास रखती हैं। मैंने बताया था, यहां पे देखो ध्यान से, ये सिग्नल है, इस सिग्नल को भेजना है तो ये कम आवृत्ति का सिग्नल है। कैसी आवृत्ति का सिग्नल है, कम आवृत्ति का सिग्नल है। और इस सिग्नल को भेजने के लिए जो तरंगे मैं यूज करूंगा या फिर ये तरंगे जिस प्रकार का संचरण करेंगी वो कौन सा है, भूतरंग संचरण। कौन सा तरंग संचरण है, भूतरंग संचरण है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे कि भूतरंग संचरण में कम आवृत्ति की सिग्नल को भेजने के लिए प्रयोग करूंगा। इसमें सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक एक सीधी रेखा में गमन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्रुव जो होती है पृथ्वी वो गोल होती है और पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण इसे करना होता है। इसके कारण आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण करने वाली कौन सी तरंगे हैं या फिर कौन सा संचरण जो है वो पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण करता है, तो वो आपको याद रखना होगा भूतरंग संचरण। अच्छा, कम आवृत्ति वाले सिग्नल को भेजने के लिए कौन सी तरंग संचरण का यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं आपका ये भूतरंग संचरण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगला कि पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के अवशोषण से कौन सी तरंग क्षीण हो जाती है और सिग्नल वीक तरीके से पहुंच पाते हैं, तो वीक तरीके से जो सिग्नल पहुंच पाते हैं वो कौन सी तरंग में पहुंच पाते हैं,
वो तरंग संचरण होता है भूतरंग संचरण। फिर उसके बाद कम दूरी के संचार हेतु इनका प्रयोग करते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि कम आवृत्ति की तरंगे हैं, इनका नुकसान हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं भैया, कम दूरी तक ही इनको भेजा जाता है, और ये जो संचरण है वो तरंगों के माध्यम से होता है। अगली है आकाश तरंग संचरण। आकाश तरंग संचरण पढ़ने से पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं हट जाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भूतरंग संचरण के पश्चात क्या होगा भैया, आकाश तरंग संचरण हम देखेंगे। और आकाश तरंग संचरण जो देखेंगे उसमें क्या होता है, तो 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली जो रेडियो वेव्स हैं उनको भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो इसमें होता क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ये आधारित होती हैं, ठीक है। तो इनको क्या करता है, जैसे मान लीजिए इनको क्या किया जाता है, भेजा जाता है, फिर ये वापस प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत जैसे ये बहुत तेज गति से जो है प्रसारण कर देती हैं, या फिर सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह रखकर ले जाती हैं। मैंने आपको डायग्राम में बताया था, फिर से एक बार एक डायग्राम देख लीजिए। ये तरंग है, और ये तरंग जो है इस सिग्नल को अपने ऊपर रख लेती है, गधे जैसे ढो लेती है, और ढोने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और उसी के प्रकार में बता रहा हूं। मैंने बताया कि भूतरंग संचरण यानी कि पृथ्वी तरंग संचरण के माध्यम से, ग्राउंड वेव्स के माध्यम से ले जाती है, या फिर आकाश तरंग के संचरण के माध्यम से ले जाती है। इस संचरण में क्या होता है, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को भेजा जाता है, और प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, और समुद्र तल से लगभग 65 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ये होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आकाश तरंग संचरण किस मतलब कितनी ऊंचाई पर होती हैं, तो आप याद करिएगा 65 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होती हैं। लास्ट जो तरंग संचरण होता है वो कौन से प्रकार का होता है, तो वो अंतरिक्ष तरंग संचरण होता है। इसमें होता क्या है कि 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की तरंग का संचरण हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 30 होती हैं, यहाँ पे 40 होती हैं। इनका प्रयोग जैसे दृष्टिरोधी रेडियो संचार में या फिर उपग्रह संचार में, इन सब चीजों में किया जाता है। इसका क्या संचार में, संचरण में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको मैंने बताया था कि भैया संचार है, आपने संचार करना है, और संचार करने के लिए कई सारे उपकरण जो है वो आपके पास है, मेरे पास भी है। तो आप उन उपकरणों का यूज करके क्या करते हो, संचार स्थापित करते हो। तो संचार जो है उनके लिए आप कई सारे उपकरण जो है, साधन जो है वो यूज करते हो। जैसे कि आप टेलीविजन का यूज करते हो, मोबाइल का यूज करते हो, रेडियो का यूज करते हो, फैक्स का यूज करते हो, टेलीफोन का यूज करते हो, ईमेल का, इंटरनेट का, इन सब का यूज आप करते हो। देखिए आपके पास सूचना है, सूचना को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना है, और दूसरे स्थान में भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई उपकरण तो आपको यूज करना ही होगा। और ये जो उपकरण है वो जो है टेलीविजन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, रेडियो हो सकता है, फैक्स हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, या फिर कोई भी अदर जो है यंत्र या फिर साधन हो सकता है। तो चलिए इन साधनों के बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि आपसे जो आईसीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न मेनली कहां से पूछे जाते हैं, तो वो पूछे जाते हैं इन्हीं उपकरणों से, क्योंकि इन उपकरणों की खोज कभी कभी पूछ ली जाती है, या फिर इन उपकरणों का विकास कैसे हुआ, भारत में इनका विकास कैसे हुआ, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो रेडियो सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, ईमेल और इंटरनेट जो है वो आपको किस चैप्टर में मिलेंगे, इंटरनेट वाले चैप्टर में मिलेंगे, है ना। यहाँ पे अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो टेलीविजन पढ़ेंगे, मोबाइल पढ़ेंगे, रेडियो पढ़ेंगे, फैक्स पढ़ेंगे, और टेलीफोन पढ़ेंगे। सबसे पहले रेडियो देखते हैं। तो रेडियो क्या है, दूर संचार का सबसे प्रमुख माध्यम है। आज भी आप देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, आप तो मोबाइल चलाने लगे आजकल, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग जो है रेडियो पर मैच सुनते थे, न्यूज सुनते थे, और गाने भी सुनते थे। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो रेडियो के माध्यम से होती थी। तो दूर संचार का सबसे प्रमुख माध्यम है रेडियो। और ये जो आविष्कार किया है रेडियो का वो किया है मार्कोनी ने, और मार्कोनी इटली के निवासी हैं।
और इन्होंने आविष्कार किया है रेडियो का। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, रेडियो तरंग की सहायता से संगीत भेजने या फिर कोई संचार करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप मेनली पहले न्यूज जो है या फिर मैच है या फिर गाने हैं, कोई भी जो समाचार कोई भी चीज हो गई वो किसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से होती थी। आपको पता भी चलेगा आगे रेडियो का ही सबसे पहले विकास होता है भारत में। उससे पहले हम रेडियो का विकास देख लेते हैं कि रेडियो का विकास विश्व में कैसे हुआ। तो विश्व में रेडियो का विकास कैसे हुआ, तो 1893 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था निकोला टेस्ला। निकोलस टेस्ला है ये। निकोलस टेस्ला नाम के व्यक्ति आए जिन्होंने सेंट लुइस में रेडियो को पहला सार्वजनिक प्रदर्शन चालू कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन व्यक्ति है जिसने क्या किया था, रेडियो का सार्वजनिक प्रसारण प्रारंभ किया था या फिर प्रदर्शित किया था सार्वजनिक प्रदर्शन। तो सबसे पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था निकोलस टेस्ला। कब किया था, 1893 में। कहां किया था, सेंट लुइस में किया था। उसके बाद आप याद रखिए 1909 में मार्कोनी ने आयरलैंड से कनाडा के बीच में ट्रांस अटलांटिक सिग्नल भेजे। क्या भेजे, ट्रांस अटलांटिक सिग्नल भेजे। ठीक है, तो 1901 में क्या हुआ भैया, मार्कोनी ने आयरलैंड से कनाडा के बीच पहला ट्रांस अटलांटिक सिग्नल भेजा। अब देखिए यहां पे है आयरलैंड आपको पता ही है, इंग्लैंड के बाजू में आयरलैंड है। और आयरलैंड को पार किया जाए, यहां पे मान लीजिए यहां पे आयरलैंड है और यहां से अटलांटिक को पार करते हुए यहां पे अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर को पार करते हुए कनाडा को सिग्नल भेजे। किसने भेजे, मार्कोनी ने भेजे। इसलिए 1901 का बहुत महत्वपूर्ण साल है। क्यों, क्योंकि पहली बार किसी महासागर को पार करके जो है सिग्नल भेजे गए, वो किसके द्वारा भेजे गए, मार्कोनी के द्वारा। फिर 1906 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था रेगिनोल्ड फ्रेस्डेन। ये रेडियो के प्रसारण की शुरुआत कर देता है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडियो के प्रसारण की शुरुआत कौन करता है, तो रेडियो के प्रसारण की शुरुआत जो करता है उसका नाम है रेगिनोल्ड फ्रेस्डेन। अच्छा, 1918 में उसके बाद ली डी फॉरेस्ट ने भी न्यूयॉर्क के हाईवेज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन जो है खोला। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो रेडियो है उसका सार्वजनिक प्रदर्शन सबसे पहले किसने किया था, तो निकोलस टेस्ला ने किया था। कहां किया था, सेंट लुइस में किया था। कब किया था, 1893 में किया था। उसके बाद पहला ट्रांस अटलांटिक सिग्नल आयरलैंड से कनाडा किसने भेजा था, मार्कोनी ने भेजा था। कब भेजा था, 1901 में भेजा था। फिर उसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 1906 का कि भैया सबसे पहले क्या किया था, रेडियो प्रसारण की शुरुआत किसने की थी, तो वो किसने की थी भैया, आपको याद रखना होगा रेगिनोल्ड फ्रेस्डेन ने की थी। उसके बाद जो लास्ट फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है 1918 का कि भैया हाईवेज इलाके से रेडियो स्टेशन स्थापित किसने किया था, तो हाईवेज इलाके में रेडियो स्टेशन जो न्यूयॉर्क में है किसने किया था, ली डी फॉरेस्ट ने किया था। इस बात को आप याद रखिए। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड में विकास, लेकिन भारत में भी इसका क्या होगा, विकास होगा। तो भारत में जो विकास होता है वो 1927 में होता है, लेट होता है थोड़ा सा, क्योंकि 1918 तो वहां पर ही चल रहा था। अपन 1927 में जागते हैं और 1927 में 23 जुलाई 1927 की देश भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रेडियो सेवा के प्रसारण का यानी कि रेडियो प्रसारण सेवा का जो प्रारंभ है भारत में विधिवत रूप से शुरू हो जाता है 23 जुलाई 1927 को। 1927 को जब ये प्रारंभ होता है उसके बाद 1936 की देखो बहुत सारी डेट्स आती हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो डेट्स पूरी याद रखें ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना है वो जरूरी है। आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं और इंपॉर्टेंट नाम भी याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आईसीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी समझ में नहीं आती हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, केवल रटना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, अब इसमें कौन सी नई बात है,
भैया मार्कोनी ने किया था, कैसे किया था, ये चीज में अगर आप घुसोगे तो एग्जाम निकालना जो है वो देरी हो जाएगी एग्जाम निकालने में, और आपकी पोस्ट जो है वो कोई और ले जाएगा। और आप सब लोग इसी जद में लगे हुए हैं कि पोस्ट जो है आप ही लें, तो इसी के लिए आपको मैं सुझाव दूंगा कि आप डेट जो है उन पे ज्यादा ध्यान ना दें। आप किस पे ध्यान दें? इंपॉर्टेंट डेट्स पर ध्यान दें, इंपॉर्टेंट नाम पर ध्यान दें, इंपॉर्टेंट घटनाओं पर ध्यान दें, और जो मैं आपको बता रहा हूं उन पर ध्यान दें। तो 23 जुलाई 1927 की डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पर ध्यान दें कि रेडियो प्रसारण सेवा की जो है शुरुआत 1927 में हो जाती है। अब 1936 की डेट है। अब ये डेट आपको याद नहीं रखनी है। क्यों याद नहीं रखनी है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रेडियो प्रसारण के सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। अब मोदी जी हो, योगी जी हो, कोई और व्यक्ति हो, ये नाम परिवर्तित करते हैं तो किस डेट को करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रेडियो प्रसारण सेवा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। जैसे आप आज AIR बोलते हो और आप YouTube पर या रेडियो पर ऑल इंडिया रेडियो को सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो ये किसने किया था भैया? किसी ने भी किया हो, आपको क्या मतलब? 1937 में रेडियो प्रसारण सेवा का जो है नाम बदलकर AIR कर दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके अलावा भी कई बार रेडियो का प्रयोग हुआ था, इसको इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं देते। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो कि 1942 में सुभाष चंद्र बोस नाम के व्यक्ति होते हैं, मतलब क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप पढ़ते हो इनको हिस्ट्री में। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो होते हैं वो जर्मनी जाकर आजाद हिंद रेडियो से क्या करते हैं, आजाद हिंद रेडियो की स्थापना करते हैं। और आपको पता भी है ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं और बोलते हैं कि भैया मैं सेना लेकर आ रहा हूं, इंडिया से सहयोग जो है चाहिए। 1942 का अगस्त 1942 में एक घटना और होती है, आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जो कि क्या होता है भैया, नेतृत्वहीन हो जाता है, क्योंकि कई सारे लोग जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। महत्वपूर्ण नेता जो है वो वहां पर नहीं होते हैं उपलब्ध जो नेतृत्व कर पाए, तो उसके कारण क्या होता है, इसका प्रसारण नहीं हो पाता है। तो दो ऐसे लोग होते हैं, एक होती हैं उषा मेहता और दूसरे होती हैं नरीमन प्रिंटर्स। ये दो व्यक्ति होते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो संचालन करते हैं। ठीक है, तो ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये जरूर याद रखना है कि उषा मेहता और नरीमन प्रिंटर्स दो ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या करते हैं, रेडियो का उपयोग करते हैं, रेडियो का संचालन करते हैं। अच्छा, 2006 आपको ये भी याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि यूपीए सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दे दी थी। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, एमपीपीएससी ऐसे फैक्ट को इग्नोर करती है, कभी कभी पूछ लेती है जो आपसे भी नहीं बनेंगे, किसी और से भी नहीं बनेंगे। 2011 का डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में छाप लीजिए, याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 2011 का वो साल है जिस साल में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा जो है वो की गई थी। तो आपसे दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि किस दिन को रेडियो दिवस मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कब इसे घोषित किया गया था, तो आप याद रखिएगा 2011 को इसे जो है वो घोषित किया गया था। अच्छा, अब रेडियो का जो विकास है वो देख लिया, रेडियो होता क्या है वो देख लिया, कुछ चीज पर काम करता है वो देख लिया, भारत में उसके क्षेत्र में चीजें देख ली। अब देखते हैं मोबाइल। मोबाइल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल जो है आप दिन रात चलाते रहते हो, मोबाइल के माध्यम से आप ये लेक्चर देखोगे, या कभी कभी आपके पास लैपटॉप होता है उसके माध्यम से आप ये लेक्चर देखोगे। तो मोबाइल जो है उसका उपयोग बहुत आयत में हो रहा है। तो आप अगर आईसीटी पढ़ोगे तो मोबाइल को आप पढ़ोगे। अच्छा, ये मोबाइल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर्स में भी पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर्स में पढ़ने की बजाय हम यहाँ पे ही लिंक इसकी बना लेते हैं कि मोबाइल क्या होता है। तो ये एक तार रहित संचार तकनीक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। आपके मोबाइल में कहीं भी तार लगा हुआ है क्या जिसके माध्यम से आप संचार कर पाओ? नहीं ना, आपके मोबाइल में कोई भी तार नहीं है और बिना तार के क्या करता है, ये संचार कर सकता है। संचार की तकनीक इसमें होती है। तो तार रहित संचार तकनीक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? आपका मोबाइल
हो जाएगा। और मोबाइल का फुल फॉर्म जो है वो आप याद रख लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी का एक क्वेश्चन तो फेवरेट होता ही है, कुछ ऐसे फुल फॉर्म पूछ लेती है जो आपको कभी नहीं मिल पाते हैं। आपकी कोशिश ये रहना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो याद रहें। उनमें से एक फुल फॉर्म है मोबाइल, यानी कि मॉडिफाइड ऑपरेशन बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, मॉडिफाइड ऑपरेशन बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप एक बात और याद रखिए कि ये वायरलेस तो है, यहां पे तार रहित बोल दिया, हैंड हेल्ड डिवाइस है, हाथ में रख के चलाते हो आप, है ना। तो हाथ में रख के चलाते हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस बोलते हैं। और इसका आविष्कार मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। मार्टिन कूपर नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, मोबाइल का आविष्कार किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और आप याद रखिएगा, मोबाइल जो है वो तार रहित संचार तकनीक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। विकास कैसे हुआ, जैसे हमने रेडियो का विकास पढ़ा, चलिए हम करते हैं मोबाइल के विकास की बात। तो मोबाइल के विकास की जब हम बात करेंगे तो पहली बार इसका ट्रायल होता है 1977 में शिकागो में, और 1983 का वो टाइम होता है जब मोटोरोला मोबाइल फोन का परिचय विश्व को देता है, और मोबाइल फोन का नाम रखता है डायनाटेक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस साल में मोटोरोला ने जो है पहली बार मोबाइल को विश्व से परिचित कराया, तो आप याद रखिएगा 1983 में। तो मोबाइल को परिचित किसने कराया, मोटोरोला ने। किसने कराया, मोटोरोला ने। और मोबाइल का नाम क्या रखा, तो मोबाइल का नाम था डायनाटेक। तो इस प्रकार से डायनाटेक क्या हो जाएगा, विश्व का पहला मोबाइल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये मोबाइल फोन का सबसे पुराना गेम आप याद रखोगे तो टेट्रिस हो जाएगा, ठीक है। और आपने कभी कभी स्नेक का गेम भी खेला होगा, वो भी एक प्राचीन मोबाइल गेम है, जो कि किस में आता था, नोकिया में आता था, सांप का गेम, याद करो। तो सांप का गेम जो है वो होता था, खुद की पूंछ को खा लेगा तो मर जाएगा, वो वाला गेम। तो मोबाइल फोन का सबसे पुराना ज्ञात गेम जो है वो टेट्रिस है। उसके अलावा स्नेक गेम भी है। और पहला डिस्प्ले वाला स्क्रीन फोन, देखो क्वेश्चन कुछ बता देता हूं आपको जो यहां से बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस कंपनी ने पहला मोबाइल जो है विश्व को इंट्रोड्यूस किया, मोटोरोला ने किया। क्या नाम था मोबाइल का, डायनाटेक नाम था। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे प्राचीन मोबाइल गेम कौन सा है, टेट्रिस है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला डिस्प्ले स्क्रीन फोन कब आया, तो 1996 में आया। कब आया, 1996 में आया। जो किसने बनाया था आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल इतना याद रखना है कि 1996 में ये पहला डिस्प्ले स्क्रीन फोन जो है आया। अब देखते हैं पहला कैमरा फोन। आजकल तो कितने सारे कैमरा फोन आने लगे हैं, 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 128 मेगापिक्सल, कई प्रकार के मेगापिक्सल के कैमरा आने लगे हैं। तो पहला कैमरा फोन अगर आप याद रखोगे तो फ्लिपफोन नाम की कंपनी जो है उसने पहला कैमरा फोन बनाया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहला कैमरा फोन किसने बनाया था, तो पहला कैमरा फोन जो है वो फ्लिपफोन नाम की एक कंपनी है, इसने बनाया था। अच्छा, पहला वाणिज्यिक 3G प्रेस कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था। आपको याद नहीं रखना है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं। केवल वही चीज जो है वो आप याद रखिएगा, बाकी चीजों को आप बिल्कुल बेशक भूल सकते हो। पहला मोटोरोला, दूसरा डायनाटेक और तीसरा विश्व को परिचित कराया। सबसे पुराना ज्ञात गेम टेट्रिस हो जाएगा। और पहला कैमरा फोन जो है वो फ्लिपकॉन नामक कंपनी ने बनाया। ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसका विकास और देखने को मिलता है। तो पहला टच स्क्रीन फोन जो है वो 2002 में आता है। 2008 में गूगल द्वारा एंड्रॉइड का विकास किया जाता है। 2009 में 4G का आगमन होता है। 2012 में बोल्ट का विकास होता है और 2016 में 5G का विकास होता है। और आगे आप जब देखोगे मोबाइल फोन की पीढ़ियां, तो उसमें देखोगे कि भैया 5G जो है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा सबसे पहले लॉन्च किया गया है। वो पहला देश बन गया है जिसने 5G को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे पहला टच स्क्रीन फोन 2002 में आया।
गूगल द्वारा एंड्रॉयड का विकास 2008 में और 4G का आगमन 2009 में और 2012 में जो है वो बोल्ट का और 5G का विकास 2000 कब किया गया, 16 में किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मोबाइल फोन में कुछ प्रयुक्त होती हैं तकनीकें। मोबाइल फोन जो आप यूज करते हो उसमें कई तरीके की तकनीकें यूज होती हैं। इनके फुल फॉर्म आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछ लिए जाते हैं। बाकी इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको रखनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं। क्यों? क्योंकि आपको तकनीक पता है, उसका फुल फॉर्म पता है, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता है तो कोई भी आपकी बेइज्जती जो है वो कर सकता है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं भैया, जीएसएम जो है पहली तकनीक का आप बताएंगे तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। फुल फॉर्म एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ये क्या है भैया, पहली तकनीक है जो यूज की जाती है मोबाइल फोन में, और ये फुल ड्यूप्लेक्स वॉइस टेलीफोनी के लिए विकसित की गई थी। डिजिटल सर्किट स्विच नेटवर्क है। देखो होता क्या है, ये भारी भारी शब्द जो हैं वो समझ में नहीं आते हैं, आप मुझे सुनिए। हुआ क्या था, जो 1G आया था, 1G में क्या होता था, एनालॉग तरीके से जो है सिग्नल्स को भेजे जाते थे। एनालॉग सिग्नल्स से जो एनालॉग तरीके से जो सिग्नल्स भेजे जाते थे उनकी स्पीड कम होती थी, बीच बीच में आवाज टूट जाती थी और कभी भी संपर्क जो है कट जाता था, यानी कि कॉल कट जाता था। अब 2G तकनीक आई और जीएसएम का विकास हुआ, और जीएसएम का विकास हुआ 1991 में। किस देश में हुआ, तो फिनलैंड नामक देश में हुआ। फिनलैंड में जो है जीएसएम का विकास हुआ। इसमें क्या हुआ कि डिजिटल पैकेट्स के रूप में, डिजिटल स्विच के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है आवाज को या सूचना को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाने लगा, और ये विश्वव्यापी टेलीफोन का प्रोटोकॉल बन गया कि भैया इसी जीएसएम का यूज करेंगे, यानी कि इस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे जिसके माध्यम से क्या हो सकता है, हम जो है बिना टूटे हुए फुल ड्यूप्लेक्स वॉइस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो जीएसएम क्या हो जाएगा, आपको केवल इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ये भारी शब्द आपके दिमाग में नहीं रखना है। वैसे ही बहुत सारा सिलेबस है, आप इतने भारी शब्द नहीं रखिए, आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए, जीएसएम यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। अगला है जीपीआरएसएम, सॉरी जीपीआरएस। ये क्या होता है, तो ये जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। क्या है, ये पैकेट है, तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। इसमें क्या हो रहा था, तो डिजिटल सर्किट के रूप में क्या कर रहे थे, हम जो है सिग्नल्स को भेज रहे थे या फिर सूचना को जो है प्रसारित कर रहे थे। बट जीपीआरएस जो है वो जीएसएम का ही विकसित रूप है, और इसमें क्या करते हैं, पैकेट्स के माध्यम से क्या करते हैं, हम जो डाटा है उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जीएसएम का विकसित रूप है जिसके द्वारा डाटा के ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है वो बहुत अधिक हो गई है। तो जीपीआरएस की वजह से आपको आगे देखने को भी मिलेगा कि 2G में जो है वो स्पीड बढ़ जाती है। पहले शुरुआत में स्पीड कम होती है क्योंकि जीएसएम का यूज किया जाता था, लेकिन जीएसएम बाद में परिवर्तित होकर जीपीआरएस हो गया, और जीपीआरएस के बाद वो एज हो गया, तो जो स्पीड है वो और अधिक हो गई थी। तो एज अगली जो तकनीक है वो यूज की जाती है। 3 तकनीक हम देखने वाले हैं, पहली जीएसएम, दूसरी हो जाएगी जीपीआरएस, और तीसरी हो जाएगी एज। एज का फुल फॉर्म है एनहांस्ड डाटा रेट्स फॉर जीएसएम एवोल्यूशन। अब जीएसएम का उत्कृष्ट रूप भी आएगा। पहले जीएसएम आया, जीएसएम के बाद को क्या आया, जीपीआरएस, उसका विकसित रूप, फिर उसके बाद जीएसएम का परफेक्ट रूप आएगा, उत्कृष्ट रूप आएगा, जैसे आप बोलोगे एज, और एनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, एनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर जीएसएम एवोल्यूशन। एक बार फिर से, एनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर जीएसएम एवोल्यूशन। ये शब्द आपके दिमाग में बैठा लीजिए, ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। एज का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एलटीई आप कुछ साल पहले ही 2017-18 में अगर आप फोन खरीदते होंगे तो उसमें ऊपर नेटवर्क जब आता होगा तो नेटवर्क के पास में एलटीई लिखा आता होगा।
तो क्या हुआ था भैया कि 3G जब फोन आते थे आपके पास, तो 3G फोन में LTE तकनीक का यूज होता था, जैसे 2G फोन में GSM यूज हुआ। क्यों? क्योंकि संपर्क जल्दी और तीव्र गति से स्थापित किया जा सके, एनालॉग की जगह डिजिटल चीजों का यूज किया जा सके उसके लिए। तो LTE जो है वो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है, जो कि 2009 में स्टॉकहोम से इंट्रोड्यूस होती है, प्रारंभ होती है। और ये जो LTE होती है ये 1.4 मेगाहर्ट्ज से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति के सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसफर कर सकती थी। ठीक है, तो LTE जो है वो उसकी स्पीड बढ़ गई, गुणवत्ता बढ़ गई। तो ये क्या है, तकनीकें हैं जो समय समय पर यूज होने लगी। और वर्तमान में क्या यूज होती है, वर्तमान में वोल्ट या फिर बाइमैक्स का यूज किया जाता है। बाइमैक्स भी आपको बताऊंगा जो यूज की जाती है 4G में। तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जो है वो LTE का ही विकसित रूप है। अत्याधुनिक 4G तकनीक पर आधारित नेटवर्क को सपोर्ट करता है, ताकि आप जो है इंटरनेट चलाते चलाते ही क्या कर सको, फोन पे बात कर सकते हो। तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो, फोन पर बात भी कर सकते हो और काम जो नेट है वो भी चला सकते हो। अब देखते हैं मोबाइल फोन में एक और तकनीक जिसका नाम है IMEI नंबर। और आपको ये अच्छे से पता है कि हर एक मोबाइल का क्या होता है, एक IMEI नंबर होता है। और IMEI नंबर का फुल फॉर्म आज से पूछा जा सकता है कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है IMEI नंबर, इसको बोलते हो आप लोग। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये 15 अंकों का मोबाइल फोन की एक विशेष पहचान संख्या होती है, जिसके माध्यम से आपका फोन जो है अगर चोरी हो जाता है या खो जाता है तो उसको आप जो है ढूंढ सकते हो। अच्छा, मोबाइल फोन की पीढ़ियां आई, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की पीढ़ियां जो आप मेंस की यूनिट 4 में पेपर 3 के अंतर्गत पढ़ते हो। ठीक है, तो पेपर 3 के यूनिट 4 के अंतर्गत जब आप कंप्यूटर पढ़ते हो तो कंप्यूटर के विकास में कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां पढ़ते हो। उसी प्रकार से मोबाइल की भी कुछ पीढ़ियां आई हैं, और मोबाइल की पीढ़ियों के अंतर्गत आप देखोगे कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो फर्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। और मैंने आपको बार बार बोला था, आप याद रखिएगा कि 1G जो थी, यानी कि 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो थी, उसमें एनालॉग सिग्नल्स का यूज किया जाता था, एनालॉग सिग्नल्स पर आधारित थी। 1979 में इसका विकास हुआ था, और ये जो है केवल वॉइस कॉल को सपोर्ट करती थी। और मैंने आपको बताया भी था कि लो क्वालिटी की वॉइस कॉल सपोर्ट करती थी, जिसमें केवल 2.4 kbps की जो है स्पीड मिल पाती थी। इसके कारण लो वॉइस क्वालिटी होती थी, और बार बार कॉल जो है ड्रॉप होने की भी समस्या होती थी। तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके अलावा सेकंड जनरेशन देखोगे तो सेकंड जनरेशन मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था 1991 में एक देश था जिसका नाम था फिनलैंड। वहां पर क्या हो गया था, GSM का विकास हुआ, और GSM का विकास होने के साथ ही GSM पर एक नई पीढ़ी विकसित हो गई, जिसे बोला गया द्वितीय पीढ़ी। और द्वितीय पीढ़ी जो आई वो डिजिटल का उपयोग करने लगी, डिजिटल सिग्नल का उपयोग करने लगी। अब डिजिटल का उपयोग करने लगी है तो डिजिटल आपको पता है बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, जिसमें 0 और 1 होते हैं। तो ये क्या कर सकती थी, अब पहले केवल बात कर सकते थे, वॉइस कॉल कर सकते थे, अब टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं और पिक्चर भी भेज सकते हैं। तो 3 और काम बढ़ गए। पहले केवल वॉइस कॉल कर सकते थे फर्स्ट जनरेशन में, वो भी टूटी फूटी 2.4 kbps की स्पीड से। लेकिन अब क्या हो गया है, टेक्स्ट भी भेज सकते हो, मैसेज भी भेज सकते हो, पिक्चर भी भेज सकते हो। किसके माध्यम से, GSM के माध्यम से। और GSM का फुल फॉर्म आप एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या है, तो आपको पता चल जाएगा क्या है, पीछे आपको मैंने बताया ही है। फिर उसके बाद आप मैसेज, SMS, डाटा सेव भी कर सकते थे, ग्राहकों को भी प्राप्त हो सकते थे, यानी कि आपको स्टोरेज की सुविधा भी मिल गई थी। और GPRS और एज आने से सुधार भी हो गया था बाद में। जैसे GSM आया 1991 में तो उसमें सुधार हुआ तो GPRS आया, GPRS में सुधार हुआ तो एज आया। तो GPRS और एज आने से जो है स्पीड बढ़ गई थी। और मैक्सिमम स्पीड में आपको बताता हूं कि
जीएसएम की स्पीड आप मत याद कीजिएगा, आपको मैं बताता हूं ये स्पीड। जब जीपीआरएस का यूज हुआ विथ जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, यानी कि जीपीआरएस 2G कितनी स्पीड देती थी, तो 2G थ्योरेटिकली ट्रांसफर स्पीड जो देती थी वो देती थी 40 किलोबाइट पर सेकेंड, यानी कि 5 kbps की। याद करो फर्स्ट जनरेशन में कितनी स्पीड थी, तो आप याद रखोगे 2.4 kbps थी, ठीक है नहीं थी, kbps थी। वहीं अब आप देखोगे कि जीएसएम के बाद स्पीड थोड़ी सी बढ़ी, लगभग 3.5 के लगभग हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही क्या हुआ जीपीआरएस आया, यानी कि जीएसएम का विकसित रूप आया, तो जो स्पीड है वो बढ़कर कितनी हो गई, 5 kbps हो गई। उसके बाद क्या हुआ, एनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर जीएसएम एवोल्यूशन, यानी कि एज आया। एज जैसे ही आया तो थियोरेटिकल स्पीड जो है वो कितनी बढ़ गई, वो बढ़ गई 384 के किलोबिट पर सेकंड, यानी कि 48 केबी पर सेकंड हो गई, यानी कि 5 से सीधा 48 पे पहुंच गए हैं। याद रखिएगा ये स्पीड बढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये कर रही है जो तकनीक आपको मैंने बताई है। तो ये जो तकनीक है जीएसएम, जीपीआरएस, एज, एलटीई, बोल्ट, ये जो तकनीक है ये क्या कर रही हैं, स्पीड बढ़ा रही हैं। और मोबाइल फोन की जब आप पीढ़ियां देखोगे तो तीसरी पीढ़ी में देखोगे कि WCDMA एक नई तकनीक आ गई है। ये तकनीक का फुल फॉर्म है वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। तो आप मेरे साथ बोलिएगा कि वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक बार और बोलिएगा, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये रेडियो एक्सेस तकनीक का प्रयोग कर ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की सेवा देने के लिए जो है विकसित की गई थी। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि WCDMA जो तकनीक है वो किसमें यूज की गई थी, तो थर्ड पीढ़ी में। जीएसएम किसमें यूज की गई थी, सेकंड पीढ़ी में। जीपीआरएस और एज किसमें यूज की गई थी, सेकंड पीढ़ी में। एज के आने से स्पीड कितनी बढ़ गई थी, तो 48 kbps हो गई थी, है ना। तो ऐसी चीजें आपको याद रखना चाहिए। आगे क्या हुआ, WCDMA जो है वो विकसित हो गया और हाई स्पीड पैक्ड एक्सेस आ गया। इसके माध्यम से सुधार हो गया और विश्व में व्यावसायिक रूप से 3G तकनीक प्रस्तुत करने वाला देश था, वो था जापान। तो आपको याद रखना है दो देश। आगे जो है अगला देश आएगा जिसका नाम है दक्षिण कोरिया, जो 5G की शुरुआत करेगा। और विश्व में व्यावसायिक तौर पर 3G की शुरुआत कौन करता है, तो वो करता है जापान। अब चौथी पीढ़ी, जो आप मोबाइल चला रहे हो, किसी के पास 5G होगा, किसी के पास 4G होगा। तो जिसके पास 4G मोबाइल है वो जानता है कि उसके पास बोल्ट और LTE नाम की चीजें हैं। तो LTE, बोल्ट और वाईमैक्स जैसी चीजें हैं जो कि नेटवर्क के सामने लिखी आती हैं। और इन तकनीक का प्रयोग करके जो है सुधार किया गया और स्पीड बन गई 100 Mbps से 1 Gbps स्पीड बन गई, ठीक है। तो LTE और बोल्ट और वाईमैक्स से इतना सुधार हुआ है आपके मोबाइल में। अब 5th जनरेशन जो है वो आ गई है और इसमें किस चीज का यूज हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट का, यानी कि मीमो का। किसका यूज हो रहा है, मीमो का। जो मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट है इसका यूज हो रहा है। उसके अलावा टाइम डिवीजन डुप्लेक्स का यूज आ रहा है। ये जो तकनीकें हैं मोबाइल की तकनीकें ही हैं और इन तकनीकों का यूज करके क्या क्या हो रहा है, स्पीड में और ज्यादा सुधार हो रहा है। आप याद रखिएगा कि ट्राई के अनुसार भारत में 2022 तक 5G सर्विस शुरू होगी। ये वादा किया है ट्राई ने कि भैया 2022 तक हम क्या करेंगे, भारत में जो 5G सेवा है वो शुरू करेंगे। और ट्रायल भी इसके लिए हो चुका है। आपको पता होगा एयरटेल ने जो है वो ट्रायल किया है। और एयरटेल ने कहां पर ट्रायल किया है, तो हैदराबाद में ट्रायल किया है। और हैदराबाद में जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल भी हो पाया है। तो इस प्रकार से ट्रायल भी हो गया है और 2022 में 5G सेवा जो चल रहा है, 5G सेवा आने वाली है और आ भी जाएगी। और आप इसके बारे में अपडेट रखिएगा कि स्पीड जो है इसकी क्या होती है, तो 1 Gbps होती है। और पहला देश कौन है, मैंने बार बार बोला है, दक्षिण कोरिया है पहला देश
जिसने 5G को जो है वो लॉन्च कर दिया है। और एक समिति जो है वो गठित की गई है, एजे पॉलराज समिति, जो कि 5G पर परियोजना बनाने के लिए गठित की गई है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एजे पॉलराज समिति किससे संबंधित है, तो 5G पर परियोजना बनाने से संबंधित है एजे पॉलराज समिति। और इसने जो परियोजना बनाई है उस परियोजना का नाम क्या रखा है, मेकिंग इंडिया 5G रेडी। तो ये इस परियोजना का नाम है, एजे पॉलराज समिति ने इस परियोजना को बनाया है। और इस प्रकार से मोबाइल आपका कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में आपको जो है इससे आगे मैं बताऊंगा और आपका आईसीटी जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।